Hello friends, good evening and welcome to my channel Learning Mathematics with सुनील चहल। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम अभी तक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स इन ए मैट्रिक्स, ये सब कर चुके हैं। लास्ट हमने रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्कस किया था। लास्ट पार्ट जो किया हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का, उसके अंदर हमने रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बात की थी कि क्या किसी भी मैट्रिक्स का रैंक होगा, किस तरह से हमें पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं या फिर कॉलम एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद उस मैट्रिक्स का रैंक कैसे पता चलेगा। ठीक है, इन सब बातों के बारे में डिस्कस किया था। आज डिस्कस करने वाले हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी हायर एग्जाम्स के अंदर इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वेक्टर क्या है। लीनियरली इंडिपेंडेंस और लीनियरली डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं जिन वेक्टर्स की, वो वेक्टर क्या है हमारे पास, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। आप सभी ने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में तो सुना ही होगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? दो कंपोनेंट होते हैं इसके और एक फिक्स ऑर्डर के अंदर होते हैं। ठीक है, एनी क्वांटिटी विच हैज टू कंपोनेंट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर इज ए ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं ए बी। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, पेयर क्या है? दो हैं इसलिए पेयर बोल रहे हैं, और ये एक फिक्स ऑर्डर के अंदर है। ए का अपनी एक पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, बी की अपनी पोजीशन है सेकंड पोजीशन। ठीक है, ये एक डिफरेंट ऑर्डर पेयर है और ये एक डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। ठीक है, अगर ए बी ये लिखूं तो ये अलग बात है, और ये क्या है? ये अलग ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो एनी क्वांटिटी हैविंग टू कंपोनेंट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर इज कॉल्ड ए ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अगर आपके पास दो की बजाय तीन कंपोनेंट हो तो वो क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। चार हो तो ऑर्डर्ड क्वाड्रेट। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास n कंपोनेंट हो किसी भी क्वांटिटी के अंदर और एक फिक्स ऑर्डर के अंदर हो तो उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड एंटपल बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसे वेक्टर भी बोल सकते हैं, n डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के अंदर अगर n कंपोनेंट्स हैं और एक फिक्स ऑर्डर के अंदर हैं तो उसे क्या बोल सकते हैं? एक ऑर्डर्ड एंटपल बोल सकते हैं, या फिर उसे क्या कहेंगे? ए वेक्टर ऑफ n डायमेंशन। अगर n कंपोनेंट है तो कितने डायमेंशन का वेक्टर है? n डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, तो आज हम उन्हीं n डायमेंशनल वेक्टर्स की लीनियरली डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे कि कोई भी गिवन आपको मान लो 4 या 5 कितने भी आपको n टपल्स दे दिए या फिर कहूँ कि n डायमेंशनल वेक्टर्स दे दिए, तो वो वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले पता होना चाहिए कि लीनियर डिपेंडेंस क्या होगी या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंस क्या होगी। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट कब कहे जाएंगे या इंडिपेंडेंट कब कहे जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ वेक्टर्स की भी बात कर सकते हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ, व्हाट इज लीनियरली डिपेंडेंस? लीनियरली डिपेंडेंट, किन्हीं भी n वेक्टर्स को आप लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे? लेट x1 x2 xp मान लो, चलो n डायमेंशनल वेक्टर्स ले रहे हैं। x1 क्या है? एक n डायमेंशनल वेक्टर है। इसका मतलब क्या है? इसके पास n कंपोनेंट है। x1 किस टाइप का है? a1 a2 a3 a4 अप टू an। ठीक है, इस टाइप का है। ये क्या है? एक n डायमेंशनल वेक्टर। ये किसके फॉर्म में? जैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर इसे लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? इस तरह से लिख सकता हूँ। मैट्रिक्स में कोमास तो होते नहीं है, लेकिन पोजीशन तो होगी ना, कि ये क्या हो गया? एक किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? एक रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, या तो जैसे ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं ए बी, या तो ऐसे लिख लो। ये क्या है? एक टू डायमेंशनल वेक्टर है। ठीक है, इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह लिख सकता हूँ? मान लीजिए ये x इक्वल टू आपके पास क्या था? ए बी ऑर्डर्ड पेयर था। इसे और किस तरह से लिख सकता हूँ? ए बी। ये क्या होगा? मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर एक रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, x वेक्टर को। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ऑर्डर पेयर में तो ये क्या थे? एक फिक्स ऑर्डर के अंदर थे। ठीक है, इनकी कुछ पोजीशन थी, अगर पोजीशन चेंज करूंगा तो डिफरेंट वेक्टर आएगा। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर पेयर आएगा। इसके अंदर भी तो वही है, मैट्रिक्स के अंदर भी तो पोजीशन फिक्स होती है ना। ये कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन a11। ये पोजीशन कौन सी है? a12। ठीक है, तो अगर b को आगे ले आऊंगा और a को पीछे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आपके पास a11 पोजीशन पे फिर b आ जाएगा और a12 पे क्या आ जाएगा? a। तो ये भी एक डिफरेंट वेक्टर ही देगा ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कोई भी आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? एक रो मैट्रिक्स की फॉर्म में
रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस तरह भी लिख सकता हूँ A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है। ये भी किसको डिनोट कर रहा है? एक एन डायमेंशनल वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये क्या है? कि एन डायमेंशनल कॉलम वेक्टर है। ये क्या है? कि एन डायमेंशनल रो वेक्टर है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है x1 x2 x3 अप टू xp, ये मान लेता हूं मैं कोई भी p एन डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। इनको लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे? लेट x1 x2 xp बी एनी p एन डायमेंशनल वेक्टर्स, ठीक है। देन these vectors are said to be linearly dependent if there exist scalars A1 A2 A3 up to AP not all zero, not all zero, such that A1 x1 plus A2 x2 plus A3 x3 plus up to AP xp इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी कि कोई भी p वेक्टर्स हैं आपके पास, n डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, x1 x2 x3 xp b any p n डायमेंशनल वेक्टर्स, देन these vectors are said to be linearly dependent। कब कहेंगे linearly dependent? if there exist p scalars a1 a2 a3 ap not all zero, यानी कि इन सब में से कम एक स्केलर ऐसा जरूर होगा जो कि नॉन जीरो होगा, बाकी सभी जीरो हो सकते हैं, या फिर हो सकता है सभी के सभी नॉन जीरो, ठीक है। कम से कम एक नॉन जीरो होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास p कोई भी वेक्टर्स हैं, उन्हें लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे? जब उनके लिए आपके पास p ऐसे स्केलर्स मिल जाएं सच दैट कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 हो जाए, और ये जो स्केलर्स हैं इनमें से कम एक स्केलर ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो? नॉन जीरो, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि a1 a2 a3 ap नॉट ऑल जीरो। इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक स्केलर ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो? नॉन जीरो। तो उस केस में क्या कहेंगे? अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जाता है, प्रोवाइडेड दैट a1 a2 a3 अप टू ap आर स्केलर सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। कोई भी p वेक्टर्स हैं उनको लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट a1 a2 a3 ap नॉट ऑल जीरो। ये क्या है? स्केलर्स सच दैट कि इनकी मल्टीप्लाई अगर इनसे करूं, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये अगर 0 के इक्वल आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा? इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट बोलूंगा, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मान लो मैं दो वेक्टर्स ले लेता हूं, एक ले लिया 1 2 और चलो ट्रिपलेट ले लिया 1 2 3 ले लिया, एक इसको x1 नाम दे दिया। सेकंड है आपके पास x2 क्या ले लिया? 3 6 9, ये दो ले लिए मैंने। दो आपके पास वेक्टर्स हैं, आपको बताना है ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। किस तरह से चेक करेंगे? मान लेता हूं दो स्केलर्स हैं a1 a2 सच दैट a1 x1 प्लस a2 x2 इक्वल टू 0 पुट कर लूंगा, ठीक है। और वहां से क्या करूंगा? a1 a2 की अगर वैल्यू मेरे पास दोनों की 0 आ जाती है तो क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दोनों में से अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या बन जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? जब दो वेक्टर्स ऐसे मिल जाएं a1 a2 सच दैट नॉट ऑल ऑफ देम आर जीरो, यानी कि कम से कम उनमें से एक ऐसा हो नॉन जीरो, और ये जो इस टाइप का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाना चाहिए? 0, ठीक है। तो आपके पास क्या है? x1 है 1 2 3 और x2 है आपके पास 3 6 9। अगर ध्यान से देखें तो क्या है? x2 इसका 3 टाइम्स है, x2 क्या है? x1 का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर मैं ये लिख दूं 3 टाइम्स ऑफ x1 और माइनस में x2,
क्या ये 0 हो जाएगा? इसको अगर 3 टाइम ऑफ x1 लिखूंगा तो क्या आएगा आप मेरे पास 3, 6 और 9, यही आएगा 3 टाइम ऑफ x1। माइनस में आपको क्या करना है x2, x2 क्या है आपके पास 3, 6, 9, ठीक है, एक ऑर्डर ट्रिपलेट है, तो उसमें से अगर इस तरह से घटाएंगे तो क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो घटाने का क्या मतलब होगा, यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट में से फर्स्ट कंपोनेंट घटा दिया, 3 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 0, यहाँ पर 6 में से 6 0, 9 में से 9 0, ठीक है। तो क्या बन गया ये 0 के इक्वल आ गया ना, इस टाइप की रिलेशन मिल गई हमें। और आपके जो A1 A2 हैं, A1 आपके पास क्या है 3 है और A2 आपके पास क्या है -1, ठीक है। तो दो आपको ऐसे स्केलर्स मिल गए सच दैट बोथ ऑफ देम आर नॉन जीरो एंड लीनियर कॉम्बिनेशन बिकम्स 0, ठीक है। तो इस केस में इन दोनों वेक्टर्स x1 और x2 को क्या बोलूंगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। आपकी ये प्रॉपर्टी है, कोई भी दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट तभी होंगे जब वन ऑफ देम इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है। 3 के केस में स्केलर मल्टीपल वाला केस नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 होते क्या होता, चलो एक और ले लेते हैं x3, उसको क्या ले लूँ मैं, इसको 2 ले लिया, इसको 4 ले लिया और इसको 6 ले लिया। ये मैंने क्या ले लिया x3 ले लिया, x3 किसके इक्वल ले लिया, ये ले लिया। तो ये तीनों आपस में क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। कैसे हैं, अगर मैं x1 प्लस x3 कर दूं और माइनस में x2 कर दूं तो 0 आएगा ना, क्योंकि x1 क्या है 1 2 3, अगर इसके अंदर x3 ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, 2 में 1 ऐड होगा तो 3 होगा, 4 में 2 ऐड होगा तो 6 होगा और 6 में 3 ऐड होगा तो 9 होगा। और यही आपके पास क्या है x2। तो x1 प्लस x3 करके माइनस में x2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 0, और जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या आएंगे, a1 आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, a2 आपके पास क्या आ गया -1 आ गया और a3 आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, नॉट ऑल 0 है ना, ठीक है। तो इस केस में भी आपके पास क्या हो गया, x1 x2 x3 आपस में क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर दो ही वेक्टर्स की बात करूं तो दो वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे आपस में, अगर उनमें से कोई एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाए, ठीक है। यहां पर क्या था, जब ये दो वेक्टर्स लिए थे तो क्या था, x1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाता था, x2 आ जाता था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट तभी होंगे जब वन ऑफ देम इज ए मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है। तो ये था आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। कोई भी p वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट कब कहे जाएंगे, व्हेन देयर एग्जिस्ट p scalars such that not all of them are 0 and this linear combination is equals to 0, ठीक है। तो उन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। नेक्स्ट आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लेट x1 x2 x3 अप टू xp, ठीक है, बी एनी p वेक्टर्स, ठीक है, देन these vectors are said to be linearly independent vectors if there exist नहीं होगा इसके अंदर, any p vectors are said to be linearly independent vectors if for scalars if for scalars a1 a2 up to ap a1 x1 plus a2 x2 plus up to ap xp equal to 0 implies that a1 equal to a2 equal to a3 equal to up to ap equal to 0, ठीक है। यानी कि कोई भी p वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कब कहेंगे, जब फॉर एवरी a1 a2 a3 अप टू ap
किस टाइप से, सच दैट फॉर स्केलर्स दिस सच दैट आपका ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आपको 0 गिवन है तो इस कॉम्बिनेशन से आप क्या इंप्लाई कर सकें कि A1 A2 A3 अप टू AP क्या हो जाएं, सभी के सभी 0। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो कोई भी P वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कब कहलाएंगे, जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही कंडीशन पे 0 हो सके, या फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही कंडीशन पे ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो, किस कंडीशन पे, जब आपका ये सभी के सभी जो स्केलर्स हैं ये 0 हो जाएं। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट में क्या था, ये सभी के सभी स्केलर्स 0 नहीं होने थे, कम से कम एक स्केलर ऐसा मिलना चाहिए था आपको जहां पर आपका क्या हो जाए, नॉन जीरो स्केलर मिले और आपका ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जाए। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में उसका उल्टा है, अगर आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है तो इसे क्या इंप्लाई करना है कि ये जो स्केलर्स हैं ये सब के सब 0 ही होंगे, कोई भी स्केलर नॉन जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी एक स्केलर भी नॉन जीरो मिल गया तो फिर तो क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ना। लीनियरली डिपेंडेंट में क्या था, अगर ऐसे P स्केलर्स आपको मिल जाएं नॉट ऑल 0 सच दैट ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपका 0 हो जाए, तो वेक्टर्स कैसे थे, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट का उल्टा। ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपका 0 हो रहा है तो इसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा कि ये A1 A2 A3 अप टू जो AP आपने स्केलर्स लिए हैं ये सब के सब आपको क्या लेने पड़ेंगे, 0, तभी आपका ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 है और ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ये जो सारे स्केलर आपने लिए हैं ये सभी भी 0 हैं, तभी आपके ये वेक्टर्स x1 x2 x3 अप टू xp क्या हो जाएंगे, आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो हो गया और फिर भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है, आपने सीधा लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन कर ली कि कोई भी p वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 A3 अप टू AP सच दैट नॉट ऑल ऑफ देम आर 0 एंड द लीनियर कॉम्बिनेशन दिस इज 0। ठीक है, तो वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होगा, जो डिपेंडेंट नहीं होंगे वो क्या बच जाएंगे, फिर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो स्केलर्स है ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट के केस में 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की। फर्स्ट आपके पास क्या है, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। जो अभी पीछे एग्जांपल किया था उससे हम देख चुके हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो वन ऑफ देम मस्ट बी स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। ठीक है, अगर स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर दिया हुआ है तो वो दोनों कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, और लीनियरली डिपेंडेंट दिए हुए हैं तो आप प्रूव कर सकते हैं कि वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम मस्ट बी स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, LD से डिनोट कर दिया, लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम मस्ट बी स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, मल्टीपल ऑफ द अदर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि अगर इसका उल्टा भी हो कि दो आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि क्या हैं, उनमें से एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो वो दोनों कैसे होंगे आपके पास, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट दिए हुए हैं तो ये बात डेफिनेट है कि दोनों में से एक क्या होगा, दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है, इस सेट कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। क्या है, इस सेट कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। LD लिख लो इस, ऑलवेज LD। ठीक है, कोई भी सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेक्टर है और वो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर है, तो वो सेट कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब है, अभी तक हमने क्या बात की थी कि किन्हीं भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, किसी सेट को लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे, जब उसके कंपोनेंट यानी कि उसके जो एलिमेंट्स हैं
वो आपस में अगर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो सेट कैसा हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अगर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो क्या हो गया आपका सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या कहा गया है कि ये सेट कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर इज ऑलवेज एलडी, यानी कि सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो आपको बताना है तो कहा गया है कि वो जो सेट है वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन आपके पास क्या है कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब एक नॉन ए सेट ऑफ स्केलर्स मिल जाए आपको सच दैट नॉट ऑल ऑफ देम आर जीरो एंड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज स्केलर्स एंड वेक्टर्स बिकम्स जीरो। ठीक है, आपके पास मान लीजिए सेट एस दिया हुआ है जिसके अंदर एक ही वेक्टर है, जीरो वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए उसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ वेक्टर को, जो कि क्या है आपके पास जीरो वेक्टर। एक्स किस टाइप का है, जीरो 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 जीरो, कोई भी एन टपल है ये, मान लेते हैं 3 टपल ट्रिपलेट ही मान लिया ये। ठीक है, तो एक्स के अंदर क्या है कि एक ही वेक्टर है, वो भी क्या है, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो वेक्टर है ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि ये जो सेट आपको क्या बताना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों होगा, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के लिए कोरस्पॉन्डिंग एक एक स्केलर ऐसा मिलेगा, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, कि जो भी आप स्केलर लेंगे वो सभी के सभी जीरो नहीं लेने हैं, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, और जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या बन जाए, आपका जीरो बन जाए। यहाँ पर तो एक ही वेक्टर है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एक ही वेक्टर है तो एक ही स्केलर चाहिए। अब स्केलर मैंने मान लिया a1, ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट अगर x से करूं और इक्वल टू जीरो पुट करूं, x की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो जीरो, यानी कि a1 की मल्टीप्लाई अगर जीरो 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 इसके साथ करूंगा तो जीरो इस जीरो का क्या मतलब है, ये x अगर ट्रिपलेट है तो इसका मतलब क्या है, ये जीरो वेक्टर ही है। ठीक है, अगर ये n टपल होता तो इसके अंदर n जीरो आ जाती, ये जो साइड वाला जीरो है ये किसको डिनोट कर रहा है, कि जीरो वेक्टर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, a1 टाइम्स अगर जीरो 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 करूं तो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा ना। किसी भी ट्रिपलेट को या किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को या किसी भी एन टपल को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे क्या रिजल्ट आता है आपके पास, हर एक कंपोनेंट की उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इसकी a1 की हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a1 की जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। a1 की इस जीरो से करूंगा तो भी जीरो आएगा, और थर्ड से करूंगा तो भी जीरो आएगा, यानी कि ये किसके इक्वल आने वाला है, जीरो जीरो जीरो। भले ही आप a1 को कुछ भी ले लो, a1 की वैल्यू 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन हमेशा क्या रहने वाली है, इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। ठीक है, यानी कि a1 को मैं कोई भी नॉन जीरो नंबर ले सकता हूँ, नॉन जीरो नंबर लेने के बावजूद आपका जो a1x है वो किसके इक्वल आ रहा है, जीरो वेक्टर के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सेट है ये कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो जीरो वेक्टर हमेशा कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही प्रॉपर्टी दी गई थी कि ए सेट कंटेनिंग ओनली द जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, किसी भी सेट के अंदर अगर सिर्फ जीरो वेक्टर है तो वो सेट कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ए सेट कंटेनिंग ओनली ए नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पर तो क्या था ऊपर कि किसी भी सेट के अंदर अगर सिर्फ जीरो वेक्टर है तो वो सेट कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर सेट के अंदर सिर्फ नॉन जीरो वेक्टर है, एक ही वेक्टर है और वो नॉन जीरो वेक्टर है, तो सेट आपका कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सेट ऐसा आपके पास, उसके अंदर एक ही वेक्टर है x सच दैट a1 a2 अप टू an। ठीक है, ये नॉन जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि इनमें से कम एक तो ऐसा कंपोनेंट जरूर है जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, कोई भी आपके पास ये जो n टपल है ये नॉन जीरो का क्या मतलब है कि इनमें से कम एक जो कंपोनेंट है वो तो नॉन जीरो होगा ही होगा, बाकी सब जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो ये आपके पास कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है, एक ही वेक्टर है तो एक ही स्केलर चाहिएगा। मान लेता हूँ c1 स्केलर ले लिया मैंने। ठीक है, c1 की मल्टीप्लाई इससे करनी है आपको, a1 a2 a3 अप टू an। ठीक है, ये है आपके पास, ये क्या था, एक्स वेक्टर यही था ना, c1 की मल्टीप्लाई इससे करके इक्वल टू अगर जीरो पुट करूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, c1 a1 कोमा c2 a2 कोमा c3 a3 कोमा अप टू, c3 नहीं है भाई, c1 ही है यार, एक में सॉरी, c1 an। ठीक है, यही आएगी प्रोडक्ट। ठीक है, राइट साइड में आपके पास क्या है, जीरो वेक्टर, यानी कि जीरो 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 कहाँ तक, n टाइम्स जीरो। ठीक है, ये आएगा राइट साइड में। अब दो ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में तो दो होंगे, सॉरी, ऑर्डर्ड n टपल हैं, दोनों इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हर एक कंपोनेंट इक्वल होगा। यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, c1
A1 इक्वल टू C2 है ही नहीं, C1 A2 इक्वल टू C1 A3 इक्वल टू सभी कहाँ तक जाएंगे C1 AN इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ये x जो था वो क्या था, नॉन जीरो वेक्टर था। तो इनमें से A1 A2 A3 अप टू AN इनमें से कम एक ऐसा जरूर मिलेगा जो कि नॉन जीरो। मान लेता हूं कि ith जो है वो क्या है, नॉन जीरो, ठीक है। और ये आपको क्या मिला हुआ है, C1 A1 C1 A2 C1 A3 अप टू यहाँ पर जो C1 AI आएगा वो भी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। यानी कि AI नॉन जीरो है लेकिन C1 AI किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, दो नंबर्स की प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो दोनों में से कम एक जो नंबर है वो तो क्या होना पड़ेगा, जीरो, तभी प्रोडक्ट जीरो आ सकती है। AI आपने ले लिया कि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, C1 को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। AI को नॉन जीरो क्यों लिया, क्योंकि आपने क्या लिया था, x को नॉन जीरो वेक्टर लिया था, तो कम से कम एक कंपोनेंट तो नॉन जीरो लेना ही पड़ेगा। मैंने मान लिया कि वो ith कंपोनेंट था जो कि था नॉन जीरो, ठीक है। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, C1 AI इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट C1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो एक वेक्टर लिया था हमने वही जीरो आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है तो वो हमेशा क्या रहेगा आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में क्या था, जितने भी स्केलर्स थे वो सभी के सभी क्या आने चाहिए, जीरो। यहाँ पर एक ही स्केलर था वो क्या आ गया हमारे पास, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सेट है ये कैसा सेट हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ए सेट विच कंटेन्स द नल वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें तो था कि सिर्फ जिसके अंदर जीरो वेक्टर हो, सिर्फ एक ही वेक्टर हो, वो क्या होगा आपके पास, लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एक सेट है जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जीरो वेक्टर जरूर है, ठीक है। तो वो सेट भी कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। यानी कि जिस भी सेट के अंदर अगर आपका जीरो वेक्टर आ गया तो उसके अंदर चाहे 100 वेक्टर्स हो, 200 हो या 1 हो, ठीक है, वो सेट आपका कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। आपको चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। किसी भी सेट के अंदर अगर जीरो वेक्टर है तो वो सेट ऑटोमेटिकली आपका क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, ठीक है। एनी सेट विच हैज जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। मान लेता हूं कोई सेट S है, उसके अंदर क्या है, n वेक्टर्स हैं, x1 x2 x3 अप टू xn, ये n वेक्टर्स हैं। और मान लेता हूं जो ये nth है वो क्या है, जीरो वेक्टर। कोई भी मान सकते हो इनमें से, मैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप क्या मान सकते हैं, जो आखिर वाला वो क्या है, जीरो वेक्टर है। और ये इसके अंदर टोटल n वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये सेट आपको क्या दिखाना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए आपके पास क्या चाहिए कि आपको n स्केलर्स चाहिए सच दैट नॉट ऑल ऑफ देम आर जीरो एंड द लीनियर कॉम्बिनेशन विद दैट दोज स्केलर्स आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो मैं A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस अप टू an-1 xn-1 प्लस an xn इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपको जीरो करना है, प्रोवाइडेड दैट नॉट ऑल AIs आर जीरो, ठीक है। कम से कम एक AI आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। आपको पता है कि xn तो जीरो है, ठीक है। तो xn का कोफिशिएंट तो मैं नॉन जीरो ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि xn को तो किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आपके पास क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि किसी भी जीरो वेक्टर को अगर किसी नॉन जीरो स्केलर से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं an को नॉन जीरो ले सकता हूँ, बाकी जो AIs हैं उन सबको जीरो ले लूँ, ठीक है। क्योंकि x1 x2 x3 xn-1 तक ये जितने भी स्केलर वेक्टर्स हैं ये सभी के सभी कैसे हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स। सिर्फ xn क्या है, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जो xn का कोफिशिएंट है उसे नॉन जीरो लेके बाकी जो जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के कोफिशिएंट को मैं जीरो ले लूँ, तो मेरे पास ये कंडीशन हो जाएगी 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस अप टू 0 इंटू xn-1 प्लस an की जगह कुछ भी ले लो, 2 ले लिया मान लो मैंने, ठीक है। 2 इंटू xn इक्वल टू जीरो। यहाँ पर 2 की xn की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर ही आने वाला है क्योंकि xn जीरो वेक्टर है। और यहाँ पर हर एक जो ये नॉन जीरो वेक्टर थे इन सब की मल्टीप्लाई जीरो से कर दी। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी जीरो वेक्टर बन गए, ठीक है। किसी भी नॉन जीरो वेक्टर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो वेक्टर बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से ये भी जीरो वेक्टर, ये भी जीरो वेक्टर, ये भी जीरो वेक्टर और ये भी आपका क्या है, जीरो वेक्टर। सभी जीरो वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर ही मिलेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्केलर्स थे इनमें से एक स्केलर को मैंने क्या दे लिया, नॉन जीरो, फिर भी आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो ये n वेक्टर्स आपने लिए थे वो कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो किसी भी सेट के अंदर अगर आपके पास जीरो वेक्टर शामिल है
तो वो सेट आपका बिना देखे आप बोल सकते हो कि वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। ठीक है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये जो x1 x2 xn-1 है ये भी आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो विदाउट एक्शन। ठीक है, एक्शन के ना होने के बावजूद भी हो सकता था कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता, लेकिन अगर एक्शन है तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि ये सेट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्या है, एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, कोई भी सेट है आपके पास वो आपको लीनियरली डिपेंडेंट दिया हुआ है, उसका अगर आप कोई भी सुपर सेट लोगे तो वो भी क्या होगा आपके पास, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ए सेट है, उसके अंदर ये वेक्टर्स हैं x1 x2 x3 अप टू xn, ये वेक्टर्स हैं ए सेट के अंदर, और आपको दिया हुआ है ये जो ए सेट है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, अगर बी सेट मैंने ले लिया, इसका ही सुपर सेट, उसके अंदर क्या होंगे, इस वाले तो सारे एलिमेंट होंगे। सुपर सेट क्या होता है, इसका सुपर सेट, ए का सुपर सेट क्या होगा, बी को ए का सुपर सेट कब कहेंगे, जब ए क्या हो जाए, बी का सबसेट हो जाए, यानी कि ए के अगर सारे एलिमेंट बी के अंदर आ जाएं तो बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि x1 x2 x3 ये तो सारे इसके अंदर हैं ही, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ये सारे एलिमेंट तो बी के अंदर हैं ही। ठीक है, मान लो कुछ और एलिमेंट भी ले लिए मैंने इसके अंदर अप टू ym। ठीक है, m एलिमेंट और ले लिए। ठीक है, तो ये जो बी सेट है वो क्या है, ए का सुपर सेट है। अगर आपका ए ही लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये आपका जो सेट बच गया ये तो डेफिनेटली लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। क्यों होगा, ए लीनियरली डिपेंडेंट है तो आपके पास n ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट नॉट ऑल ऑफ देम आर जीरो, एंड जो लीनियर कॉम्बिनेशन इनके साथ होगा वो क्या बन जाएगा, जीरो। यानी कि a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस अप टू an xn, ये क्या बन जाएगा आपके पास, जीरो। और इन वेक्टर्स को क्या लीनियरली डिपेंडेंट दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी के लिए मुझे n तो इनके लिए है ही, उन m वेक्टर्स के लिए भी मुझे स्केलर्स चाहिए कि इन सब का जो लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए वो जीरो आ जाए। ठीक है, उन सब के लिए मैं जो स्केलर्स ले लूंगा वो सभी के लिए जीरो ले लूँ। ठीक है, यानी कि प्लस में जीरो टाइम्स ऑफ y1 प्लस में जीरो टाइम्स ऑफ y2 प्लस में अप टू जीरो टाइम्स ऑफ ym, ये लिख लिया। तो ये क्या जीरो के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, ये जो पहले n वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, उसके लिए आपके पास a1 a2 a3 अप टू an आपके पास n स्केलर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे सच दैट नॉट ऑल ऑफ देम आर जीरो एंड दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दिखाना है सच दैट नॉट ऑल ऑफ द स्केलर्स आर जीरो। ठीक है, तो आप जो ये एक्स्ट्रा वेक्टर्स आए हैं उन सब के लिए स्केलर्स क्या ले लें, जीरो। तो ये वेक्टर्स कुछ भी ले लो आप, इनके साथ स्केलर अगर मैं जीरो ले लूंगा तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आने वाला है वो तो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, और ये आपको लीनियरली डिपेंडेंट दिया ही हुआ है। ठीक है, तो इनके लिए आपको ये वेक्टर्स मिल ही जाएंगे सच दैट नॉट ऑल ऑफ देम आर जीरो एंड दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो। ठीक है, तो ये इतना लीनियर कॉम्बिनेशन भी जीरो है और इससे आगे वाले के सभी के स्केलर जीरो हैं, इसलिए ये भी जीरो ही होना पड़ेगा। ठीक है, दो जीरो वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, और आपके जो ये कोफिशिएंट हैं, जो स्केलर्स हैं, वो सभी के सभी जीरो नहीं है। ठीक है, वो इस कंडीशन से कि आपको ए क्या दिया हुआ है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए को लीनियरली डिपेंडेंट देने की वजह से हमें क्या मिल गया, बी भी ऑटोमेटिकली लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। यही इसमें कहा गया है कि कोई भी सेट, एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। कोई भी सेट, मान लो ए सेट आपको लीनियरली डिपेंडेंट दिया हुआ है तो उसका कोई भी सुपर सेट ले लो, वो भी क्या होगा आपके पास, लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, कोई भी सेट है आपके पास, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिया हुआ है तो उसका कोई भी सबसेट ले लो, वो भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। ठीक है, मान लीजिए ए आपके पास कोई सेट था, उसके अंदर क्या थे, x1 x2 अप टू xn, ये n वेक्टर्स थे। ठीक है, ये सभी वेक्टर्स कैसे दिए हुए हैं आपको, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मैं कोई भी सबसेट ले लूँ, बी सबसेट ले लिया मैंने। ठीक है, कैसा सबसेट ले लिया, उसमें से, इसमें से ए में से कोई एक आधा वेक्टर्स आप घटा सकते हैं। ठीक है, छोड़ दो एक आधा वेक्टर। ठीक है, क्या बच जाएगा, मान लो x1 x2 अप टू xn-1 तक ले लिया मैंने, xn को छोड़ दिया। ठीक है, ये क्या है, बी ए का सबसेट तो है ही। ठीक है, आपको ए दिया हुआ है कि ए क्या है,
लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। ए अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आपके पास क्या होगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू an xn इक्वल टू 0। क्या इंप्लाई करेगा कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू अप टू क्या होगा an, सभी के सभी क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। और आपको यही कंडीशन किसके लिए दिखानी है, x1 x2 xn-1 के लिए दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या थे, सबका सम था, ये इक्वल टू 0 था, और आपको दिया हुआ है कि a1 a2 a3 अप टू an सभी के सभी 0 हैं। an 0 है तो ये इसका तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना xn के साथ, तो यहाँ पर इससे पहले वाला क्या होगा an-1 xn-1 ये बचेगा ना, ठीक है। तो ये जो इतने वेक्टर्स हैं ये कॉम्बिनेशन भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। अगर मैं xn लास्ट वेक्टर को छोड़ भी दूं तो भी आपके पास क्या बचेगा, ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, प्रोवाइडेड ये जो आपके a1 a2 a3 सभी के सभी क्या आएंगे आपके पास an-1 तक सभी 0 आएंगे, ठीक है। अगर मैं लास्ट वाले को हटा दूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो इससे क्या मिलेगा आपको, बी भी क्या हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो कोई भी सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका कोई भी सबसेट ले लो वो क्या होगा आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, if x1 x2 xp are linearly dependent then at least one of them can be written as linear combination of the rest। क्या है, अगर आपके पास कोई भी p वेक्टर्स या n वेक्टर्स if x1 x2 up to xn be linearly dependent वेक्टर्स, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि ये जो n वेक्टर्स हैं ये कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट दिए हुए हैं तो आपके पास क्या कंडीशन होगी कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज वेक्टर्स कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स, ठीक है। यानी कि क्या होगा, बी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स देन एटलीस्ट वन ऑफ दीज कैन बी रिटन एज linear combination of the others, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी n वेक्टर्स दिए हुए हैं और वो क्या दिए हुए हैं, लीनियरली डिपेंडेंट दिए हुए हैं, तो कम से कम एक वेक्टर उन n वेक्टर्स में से कैसा होगा कि उस वेक्टर को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये n वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो आपके पास n ऐसे स्केलर्स मिलेंगे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस अप टू ai xi प्लस कहाँ तक an xn, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, प्रोवाइडेड नॉट ऑल द स्केलर्स आर 0, ठीक है। मान लेता हूँ कि ये जो ith स्केलर है ai ये आपका नॉन जीरो है, बाकियों का कुछ पता नहीं, जीरो भी हो सकते हैं नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये क्या है, मान लिया मैंने विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिविटी, कोई एक तो नॉन जीरो होगा ही ना, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट दिए हुए हैं। मान लिया मैंने कि ये जो ith है ये आपका क्या है, नॉन जीरो, ठीक है। अब मैं क्या दिखाऊंगा, अगर ith स्केलर नॉन जीरो है तो xi को बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखा दूंगा, ठीक है। क्या करना है, इसको राइट साइड में ले जाओ, ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अगर ai xi अगर नॉन जीरो है तो उसी को उस साइड ले जाऊँ, इसको अगर राइट साइड लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस टाइम्स ऑफ ai xi, यही हो जाएगा ना, ठीक है। अब आपको पता है कि ai कैसा है, नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। यानी कि पूरी इक्वेशन को ai से डिवाइड कर सकता हूँ, ai क्या है, नॉन जीरो स्केलर है, तो पूरी इक्वेशन को ai से डिवाइड कर सकता हूँ, इक्वल के दोनों साइड ai से डिवाइड कर सकता हूँ ना, किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड तो कर ही सकते हैं, दोनों साइड सेम, ठीक है। तो दोनों साइड मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, माइनस टाइम्स ऑफ ai से। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस a1 ai, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस का ai, a2 बाई माइनस ai, यहाँ पर माइनस का a3 बाई माइनस ai, और ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का ai, और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, xi किसके इक्वल मिल जाएगा, इसके इक्वल। ये क्या है, दो स्केलर्स को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, एक स्केलर ही आएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, जहाँ पर ai आपका नॉन जीरो है, इसका मतलब ये क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपके पास, इसको एक नया नाम दे दिया a1 बाई माइनस टाइम्स ऑफ a1 बाई ai को मैं क्या नाम दे दिया, b1 नाम दे दिया मान लो, ठीक है। तो ये क्या होगा, b1 x1 प्लस ये क्या बन गया, b2 x2 प्लस ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, bn xn किसके इक्वल आ गया, xi के इक्वल। तो मैंने क्या लिख दिया, xi को बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। तो यही यहाँ पर कहा गया था कि कोई भी n आपको वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट दिए हुए हैं
तो कम से कम एक वेक्टर ऐसा जरूर मिलेगा उन n में से कि उसको बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लिख सके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये तो थी आपकी लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई भी n वेक्टर्स दिए हुए हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप ऐसे तो नहीं कर सकते, मान लीजिए आपके पास n वेक्टर्स आ गए तो a1 इंटू x1 a2 इंटू x2 प्लस अप टू ऐसे चलते जाएंगे, इक्वल टू 0 पुट किया और फिर आपके पास n इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उन n इक्वेशंस को आप सोल्व करेंगे, वहाँ से आपको a1 a2 an की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, और फिर आप बताएंगे कि वो सभी अगर जीरो हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, कोई एक आधी नॉन जीरो मिल गई तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसकी हेल्प से पता करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डिफाइन किया था उसकी हेल्प से हम क्या पता लगाएंगे कि कोई भी n वेक्टर्स अगर आपको दिए हुए हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये किससे की हेल्प से पता करेंगे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की हेल्प से। ठीक है, मान लीजिए आपके पास n वेक्टर्स आ गए कि x1 क्या है, x1 x2 x3 x4 अप टू xn, n टपल है ये एक। ठीक है, वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिखा था ना हमने, कॉलम वेक्टर बोलते थे ना इसको। n क्रॉस 1 का अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो वो किसको डिनोट कर रही है, n डायमेंशनल कॉलम वेक्टर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मान लिया कि x1 क्या है, ये वेक्टर है, x2 आपके पास क्या है, इसको x11 मान लो। चलो ठीक है, x2 इसी तरह से आपके पास क्या होगा, x21 x22 x23 अप टू कहाँ तक जाएगा, x2n तक, n टपल है ना ये भी। ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्या होगा, xn अगर कोई वेक्टर है तो वो क्या होगा, xn1 xn2 xn3 अप टू कहाँ तक, xnn। ठीक है, ये भी n टपल है। आपके पास अगर ये n वेक्टर्स हैं x1 x2 अप टू xn। ठीक है, आपको पता लगाना है कि ये n वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो किस तरह से पता लगाएंगे, इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वेक्टर है आपके पास x1 उसको क्या लिख लिया, फर्स्ट कॉलम लिख लिया, ये क्या है, n टपल है ना। ठीक है, इसे फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। मान लो ए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दूँ मैं इसको, क्या हो गया कि x11 x12 x13 अप टू कहाँ तक, x1n। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, x1 है ना, ये x2 को सेकंड कॉलम लिख दिया, यानी कि x21 x22 x23 अप टू x2n। ठीक है, इसी तरह से xn को क्या लिख दिया, xn1 xn2 अप टू xnn। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, एक n ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई ना, n बाई n की। ठीक है, और मैट्रिक्स का आपको रैंक निकालने का पता ही है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का अगर रैंक n आ गया, यानी कि मैट्रिक्स का रैंक अगर n आ गया तो आपके पास क्या होगा, ये जो n आपके पास वेक्टर्स हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर n से कम आ गया तो कैसे हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि कोई भी आपके पास n दिए हुए, ये तो चलो n की बजाय अगर मान लो p दिए हुए होते और ये वेक्टर्स आपके n टपल ही होते। ठीक है, मान लो ये आपके p दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, n क्रॉस p की मैट्रिक्स बन जाएगी फिर। ठीक है, p कॉलम्स हो गए ना, x1 x2 xp। ठीक है, तो आपके पास कोई भी p वेक्टर्स अगर आपको दिए हुए हैं, किस टाइप के हैं, n टपल्स हैं, कोई भी p वेक्टर्स हैं n टपल्स हैं, तो उनको अगर आपको चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो किस तरह से चेक करेंगे, उनको किसकी फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कोई भी जो एक वेक्टर है उसको एक कॉलम लिख दिया, सेकंड वेक्टर को सेकंड कॉलम, थर्ड वेक्टर को थर्ड कॉलम, इस तरह से आपने सभी को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है और उस मैट्रिक्स का रैंक आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उस मैट्रिक्स का रैंक अगर आपके पास यहाँ पर p वेक्टर हैं, अगर इसका रैंक p आ गया तो ये जो p वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर इसका रैंक p से कम आ गया, ठीक है, यानी कि रैंक ऑफ ए अगर लेस देन p आ गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो p वेक्टर्स थे वो क्या बन जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर इक्वल टू p आ गया तो क्या हो जाएंगे आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है,
इन्हें आप थ्योरम्स के रूप में भी देख सकते हैं कि अगर द पी एन वेक्टर्स a1 a2 a3 या फिर x1 x2 xp आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए सच दैट ये क्या हो, उस मैट्रिक्स के कॉलम्स हो इज लेस देन पी हो जाएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन पी हो गया, पी वेक्टर्स आप चेक कर रहे हैं, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन पी हो गया तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर इक्वल टू पी हो गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से मैं क्या इन्फर कर सकता हूं, अगर आपके पास पी वेक्टर्स हैं और एन टपल वेक्टर्स हैं वो, ठीक है, यानी कि एन डायमेंशनल वेक्टर हैं, पी वेक्टर्स हैं, अगर पी की वैल्यू एन से बड़ी होगी, पी की वैल्यू अगर एन से बड़ी हो जाए तो क्या ये वेक्टर्स कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? ठीक है, आपके पास क्या है कि कोई भी पी वेक्टर्स गिवन है और वो कैसे हैं, एन डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि एन टपल्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो क्या अगर आपके पास p ग्रेटर देन n हो जाए, कि p इज ग्रेटर देन n, देन क्या ये p वेक्टर्स आपके कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? यहां से हमने क्या देखा है कि कोई भी p वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब ये जो मैट्रिक्स है n क्रॉस p की, इसका रैंक अगर p आएगा तो ही ये p वेक्टर्स क्या बनेंगे आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर p की वैल्यू n से ज्यादा होगी, ठीक है, तो क्या इस मैट्रिक्स का रैंक कभी भी p आ सकता है? ठीक है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अगर n क्रॉस p की है तो उसका रैंक मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम रैंक a का उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा रैंक नहीं जा सकता। ठीक है, इसका मतलब अगर ये कंडीशन आपके पास p ग्रेटर देन n है तो इसका रैंक आपका कभी भी p नहीं होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है, n हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में ये p वेक्टर्स कभी भी आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि अगर ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, x1 आपको दे दिया 1 2, ठीक है, ये दे दिया, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो, ठीक है, x2 आपको दे दिया 3 नहीं 6 नहीं 3 4, x3 आपको दे दिया 5 7। ठीक है, ये आपको 3 वेक्टर्स दे दिए, और कैसे हैं ये, 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। ठीक है, किस टाइप के हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एक तरह से दो दो कंपोनेंट हैं इनके पास। ठीक है, तो 3 वेक्टर्स दे दिया आपको, और किस टाइप के हैं, 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, और वेक्टर कितने हैं, 3। ठीक है, यानी कि जितनी डायमेंशन के वेक्टर हैं उससे ज्यादा वेक्टर हैं आपके पास। तो ये 3 वेक्टर आप बिना देखे बता सकते हो कि ये तीनों कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, आपको कोई ये मैट्रिक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ द वेक्टर है तो आपके पास वो वेक्टर हमेशा क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। क्यों होंगे, क्योंकि अगर इनकी मैट्रिक्स बनाऊं तो किस टाइप की बनेगी मैट्रिक्स, आपके पास ये 3 वेक्टर्स हैं, इनकी अगर मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या मैट्रिक्स बनेगी, कॉलम्स में लिखना है ना, फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट कॉलम, सेकंड वेक्टर को सेकंड कॉलम, थर्ड वेक्टर को थर्ड कॉलम। ठीक है, इनकी पोजीशन का कोई मैटर नहीं है, आप इसे फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हैं, इसे फर्स्ट कॉलम मान सकते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड, या फिर इसे फर्स्ट कॉलम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रैंक चेंज होने वाला नहीं है। मैट्रिक्स के कॉलम्स को आप आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रैंक आपका चेंज नहीं होगा, रैंक वही रहेगा। तो किसी को भी कोई सा कॉलम ले सकते हैं। अब मैं इनको इसी ऑर्डर में ले लेता हूँ। आपके पास ए मैट्रिक्स क्या बना दी मैंने, इनसे एक तो 1 2 आएगा, एक 3 4 आएगा, और एक क्या आएगा 5 7। ठीक है, ये मैट्रिक्स किस टाइप की है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और आपको पता है कि ये 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, 3 वेक्टर हैं तो रैंक क्या आना चाहिए, 3, तभी वो क्या बनेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मैट्रिक्स किस टाइप की है, 2 क्रॉस 3 की, क्या इसका रैंक 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी अगर एक्लन फॉर्म बनाऊंगा तो मैक्स टू मैक्स आपके पास क्या आएंगी, 2 ही नॉन जीरो रोज हो सकती हैं, क्योंकि रोज ही 2 हैं, 3 तो है ही नहीं ना। ठीक है, अगर 3 रो होती तो तब बात होती ना कि रैंक 3 हो सकता है। ठीक है, किसी भी ये मैट्रिक्स है, इसको अगर रो एक्लन फॉर्म के अंदर चेंज करूं तो मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि या तो ये भी हो, अगर ये इसकी मल्टीपल हो जाए तो क्या होगा, फिर तो एक ही रो नॉन जीरो होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इसकी मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये जो मैट्रिक्स ये जो 2 रोज हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर इसे रो एक्लन फॉर्म में चेंज करूंगा तो दोनों की दोनों रो कैसी रहेंगी, नॉन जीरो रोज। ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिलता है, रैंक क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का 2। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखें तो किसी भी मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n की है तो उसका मैक्स टू मैक्स रैंक क्या होता है, m और n में से जो भी छोटी वैल्यू होगी मैक्सिमम वहां तक रैंक जा सकता है। यहाँ पर 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसका रैंक मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता। लेकिन जब रैंक 3 होगा तभी आपके ये तीनों वेक्टर्स क्या बनेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमारे पास रैंक सिर्फ क्या है, मैक्सिमम 2 हो सकता है,
हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, चाहे 2 हो या 1 हो या फिर 0 रैंक हो, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 अगर रैंक नहीं है तो लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या कह सकता हूँ, बिना मैट्रिक्स बनाए भी अगर आपके पास 2 डायमेंशनल वेक्टर है और वेक्टर आपको 3 दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो कैसे होंगे, वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर जनरल केस की बात करूँ, अगर आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स की नंबर कितने हैं, p वेक्टर्स हैं, ठीक है, p वेक्टर्स हैं और कैसे हैं, n डायमेंशनल वेक्टर हैं, और अगर p आपका ग्रेटर देन n है तो हमेशा आपके ये जो p वेक्टर्स होंगे कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है। और अगर आपका n ग्रेटर देन p है तो आप कुछ नहीं कह सकते, लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे, क्योंकि अगर मैट्रिक्स मान लो आपके पास क्या बनेगी, n क्रॉस p की बढ़ती है ना, n क्रॉस p की बनेगी, अगर p लेस देन आपका n है, ठीक है, मान लीजिए ये हो जाते हैं 3 4 2 5 1 2, ठीक है, इस तरह से ये चार होते हैं, यहाँ पर क्या होगा 3 4 2 5 1 2, ठीक है। अगर ये हो जाता, ये क्या हो जाते, 4 डायमेंशनल वेक्टर्स होते और आपको 3 वेक्टर्स दिए होते, ठीक है, तो फिर मैट्रिक्स आपकी क्या बनती, 4/3 ऑर्डर की, ठीक है। तो उस केस में अगर आपका जो ये रैंक है 3 आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो इस केस में भी अगर 4 क्रॉस 3 की है तो जरूरी नहीं है कि रैंक 3 ही आएगा, इससे कम भी हो सकता है, 3 से कम भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपका 3 ही रहेगा, 3 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में भी अगर रैंक आपका यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, फिर अगर 3 से कम है तो लीनियरली डिपेंडेंट है, 3 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन अगर p ग्रेटर देन n है तो डेफिनेटली आप बिना चेक किए बता सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं, और अगर n ग्रेटर देन p है तो वहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स का रैंक क्या आ रहा है, ठीक है। रैंक से आप बता सकते हैं कि कोई भी वेक्टर्स जो गिवन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये था आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।